हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो तेगा इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ कल आने वाला है। सो इसको रिव्यू हम लोग करेंगे इस वीडियो में। सो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो वो डीआरएचपी उसको सबमिट करना पड़ता है, ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इसको अच्छे से पढ़ के डिसाइड कर सके कि उनको इस आईपीओ में लगाना है या नहीं। बेसिकली देखो, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा इसमें रीड करते नहीं हैं, क्योंकि ये 400-500 पेजेस का होता है। पर जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो लोग इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कंपनी की एक एक डिटेल कंपनी को बतानी पड़ती है कि कंपनी के अगेंस्ट कितने केसेस चल रहे हैं, कंपनी को में आप अगर पैसे लगाते हो तो क्या रिस्क है, सब कुछ उनको बताना पड़ता है। तो ये मैंने पढ़ा है, उसी के बेसिस पे मैं अपना डिसीजन आपको समझाऊंगी। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी क्या है। तेगा इंडस्ट्री बेसिकली माइनिंग सेक्टर में जो रेकरिंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो मैन्युफैक्चर करती है और उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी की 85% रेवेन्यू आउट ऑफ इंडिया से आती है। इंडिया में इसकी जो रेवेन्यू है वो 15% आती है, बाकी की 85% आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री से आती है। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू है वो टोटल 100% ऑफर फॉर सेल है। मतलब ऑफर फॉर सेल क्या होता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं कंप्लीटली, पूरी तरीके से। जितना भी वो इशू कर रही है उसका कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब है कि जितने भी वो, जैसे ये जो 1.3 करोड़ के जो शेयर वो इशू कर रही है आईपीओ के थ्रू, ये सारे के सारे जितने भी पैसे आएंगे वो सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास चले जाएंगे। कंपनी को इससे कोई भी फंडिंग नहीं मिलेगी, तो कंपनी इस पैसे को बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर सकती है। और कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो सेल करने वाले हैं, वो है मदन मोहन मोहंका, मनीष मोहंका, मेहुल मोहंका। बेसिकली इनकी फैमिली है प्रमोटर्स की, तो ये लोग ही अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं, जो बेसिक इंपॉर्टेंट इनके प्रमोटर्स थे। ठीक है, अब इनके अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट कितने सारे लिटिगेशंस हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कंपनी के अगेंस्ट 28 लिटिगेशंस हैं। लिटिगेशंस एज इन कि इनके ऊपर कौन से लॉ सूट फाइल किए गए हैं, मतलब कितने केसेस चल रहे हैं। तो कंपनी के अगेंस्ट 29 केसेस अभी आउटस्टैंडिंग है। साथ ही उनके प्रमोटर्स के अगेंस्ट 22 केसेस अभी पेंडिंग है, और इनके डायरेक्टर के अगेंस्ट 10 केसेस पेंडिंग है, और सब्सिडियरीज़ के अगेंस्ट 5 केसेस पेंडिंग है। तो ये सब कंपनी के अगेंस्ट जितने केसेस किए गए हैं वो मैंने आपको बताया है, और इनका अमाउंट इधर में आपको दिखेगा। वो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली हमें ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी के अगेंस्ट जो केसेस हैं वो मेजॉरिटी किस चीज़ को लेके है। तो किस चीज़ को लेके है, वो बेसिकली टैक्सेस को लेके है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस जो ऑलमोस्ट सारे कंपनी फेस करते हैं। तो टैक्स को लेके कंपनी के ऊपर काफ़ी सारे केसेस लगते ही हैं। अगर कंपनी आप सेट करते हो तो टैक्स को लेके कुछ ना कुछ इधर उधर से केस आ ही जाता है। तो ये इतना मटीरियल नहीं है। कंपनी ने खुद भी अनाउंस किया ये चीज़ अपने डीआरएचपी में कि कंपनी के अगेंस्ट जितने भी केसेस हैं वो ऐसा केसेस नहीं है, बहुत बड़ी कुछ ऐसी केस नहीं है जो कंपनी को मटीरियली इम्पैक्ट करेगी। तो इसमें हमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब डीआरएचपी में कंपनी ने ये भी रिलीज़ किया है कि इनके जो प्रमोटर्स जो सेल करने वाले हैं उन्होंने कितने रुपए में इस कंपनी के शेयर्स अक्वायर किए थे। तो ये रुको, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो कोने में आप देख रहे हो ये इनका अक्वायर्ड प्राइस है। ठीक है, 225 रुपीज़ में शेयर लिया गया है, 8 करोड़ के करीब। फिर आपका 0.02 पैसे, 0.53 पैसे, 0.34 पैसे। तो एवरेज में आप देखो 1 रुपये के आसपास या 8 आने के आसपास इनका अक्वायर्ड प्राइस ऑफ द शेयर है। लेकिन वो इसलिए भी है क्योंकि इनकी फैमिली ही इन प्रमोटर्स है ओवरऑल। तो इनके फैमिली अपने में ही जब इधर उधर शेयर्स ट्रांसफ़र करते तो इनका जो कुछ खास है नहीं, मतलब 1 रुपये के करीब इनका अक्वायर्ड प्राइस है। और वहीं इस किसी फॉरेन इन्वेस्टर का वैगनर लिमिटेड ने 150 में ये शेयर खरीदा हुआ है। ठीक है, कंपनी की स्ट्रेंथ की अगर हम बात कर ले तो कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर्स है। जो इंडिया में और वर्ल्ड में जो ये मैन्युफैक्चर किया जाता है पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर्स, वो ये कंपनी लार्जेस्ट है। ठीक है, इसके आफ्टर मार्केट स्पेंड्स जो हैं और रेकरिंग रेवेन्यूज़ हैं, ये कंपनी प्रोडक्ट जो है इसके अच्छे खासे केटरिंग करती है। और इनका जो इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि क्वालिटी को अच्छे से
क्वालिटी पे फोकस करता है। इनका कस्टमर बेस ग्लोबली है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 85% इनका ऑल ओवर द वर्ल्ड से आता है एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया से 15% का जो इनका रेवेन्यू आता है। और इनकी जो ग्रोथ और एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है कंपनी की, और इनकी जो मैनेजमेंट टीम है वो भी काफ़ी अच्छी एंड एक्सपीरियंस है, सपोर्टेड बाय लार्ज डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स। इनका जो वर्कफोर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कंपनी की में अच्छाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब आप बोलोगे कि जब मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि ऑफ़र फॉर सेल, अगर 100% ऑफ़र फॉर सेल है, तो मैं कितने बार मैंने आपको बोला है कि मैं पर्सनली ऑफ़र फॉर सेल वाले कंपनीज़ में अप्लाई नहीं करती हूँ। लेकिन इस कंपनी का एक डिफरेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगी। पहले आप कंपनी के फिनेंशियल्स को देख लो। कंपनी के पास आज की डेट मतलब 30 जून 2021 का जो इन्होंने रिलीज़ किया फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उस हिसाब से 10,000 करोड़ के करीब एसेट है, 1,500 करोड़ के करीब रेवेन्यू है, और 118 करोड़ के करीब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो मतलब बिल्कुल भी प्रॉफिट मेकिंग है, बिल्कुल भी लॉस मेकिंग नहीं है। और कंपनी का जो ऑफ़र फॉर सेल है, टोटल ऑफ़र फॉर सेल मतलब 619 करोड़ का जो वो आईपीओ लेके आई है, वो पूरे के पूरे ऑफ़र फॉर सेल है। तो फिर मैं क्यों इसमें लगाऊं, ये क्वेश्चन आता है। क्योंकि मैंने खुद बोला है कि ऑफ़र फॉर सेल को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि प्रमोटर्स को मतलब ही नहीं है उसके पैसे से, वो कंपनी पे कुछ उसको यूज़ नहीं करेंगे। पर ये कंपनी के पास इनफ फ्री कैश रिजर्व्स है, और कंपनी ने खुद ये चीज़ DRHP में कहा है कि वो ऑफ़र फॉर सेल है क्योंकि इनके कुछ प्रमोटर्स हैं जो अपना शेयर बेचना चाहते हैं, विच इज़ फाइन। उन ये शेयर बेच के उनको उसके पैसे मिल जाएंगे और वो अपना लेके निकल जाएंगे। और बाकी के जो प्रमोटर्स हैं उनको ज़रूरत नहीं है पैसों की, कंपनी को अभी बिल्कुल भी फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। उनके पास इनफ कैश रिजर्व हैं जिसको वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने ग्रोथ में। आईपीओ बेसिकली जब लिस्ट की जाती है तो काफ़ी सारी कंपनी इसलिए लिस्ट करती है ताकि वो आईपीओ से आए हुए पैसे को यूटिलाइज़ कर सके अपने कंपनी को ग्रो करने में। पर अगर कंपनी के पास ऑलरेडी इतने पैसे हैं, कंपनी के पास बिल्कुल भी पैसों की कमी नहीं है, तो दे हैव इनफ फंड कि वो उनको ज़रूरत नहीं है आईपीओ के पैसे से फंडिंग निकालने की, इसलिए वो अभी उनको ज़रूरत नहीं है। तो वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उनका मार्केट कैप इंक्रीज़ होगा और वो उतना ही उससे ही खुश है। तो बेसिकली इनके फिनेंशियल्स इतने अच्छे हैं कि इनको ज़रूरत नहीं है पैसों की आईपीओ के थ्रू। तो इसीलिए इसका जो OFS है ये एक पॉजिटिव वे में हम लोग देख सकते हैं। आईपीओ की प्राइस है 453 का कट ऑफ प्राइस है। अगर आपको लगाना है तो आप 453 पे ही लगाइएगा। एक लॉट 33 शेयर्स का है, ठीक है। और आपको कट ऑफ प्राइस पे इसलिए लगाना है क्योंकि शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाएगी तो आपको फिर नहीं मिलेगा अगर आप 453 से कम में लगाओगे तो, ठीक है। आईपीओ ओपन होने वाली है कल और क्लोज़ हो जाएगी 3 दिसंबर को। और इसके जो प्रॉपर डेट्स हैं वो मैं बाद में भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन आप एक बार ग्लैंस ले लो इसका। दिसंबर 1 को ये ओपन होगी, 3 दिसंबर को क्लोज़ हो जाएगी। अलॉटमेंट का जो रिज़ल्ट है वो 8 दिसंबर को आएगा, और रिफ़ंड जिनको नहीं मिला होगा उनको 9 दिसंबर को रिफ़ंड मिल जाएगा, और जिनको मिली होगी 10 दिसंबर को उनके डीमैट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और 13 दिसंबर को ये आईपीओ लिस्ट होने वाली है। इनकी अगर जीएमपी की हम बात करें तो कट ऑफ प्राइस जैसे मैंने आपको बताया 453 का चल रहा है। 453 के ऊपर इसका जीएमपी आज की डेट पे 310 रुपीज़ का चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। 80 to 90% का गेन अभी आज की डेट पे अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू द जीएमपी 80 to 90% का गेन इसमें हमें मिलने के चांसेस हैं। और इसका जो लिटिगेशन है ये इसलिए भी कंपनी ने ये भी डिक्लेयर किया है कि क्योंकि कंपनी का जो काम है वो माइनिंग एंड कोल रिलेटेड है, जिसमें बहुत वो हज़ार्डस हो सकता है लोगों के लिए। एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं, फायर्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल रिस्क हो सकते हैं, और ये सब चीज़ें जब होती हैं तो कंपनी के अगेंस्ट दे आर ससेप्टेबल टू क्लेम्स एंड लिटिगेशन। तो कंपनी ने ये खुद ही क्लियर किया है कि कंपनी का जो काम ही ऐसा है कि कंपनी के ऊपर कई सारे केसेस लग सकते हैं ये सब चीज़ों को लेके, लेकिन ये सब चीज़ का मटीरियल इम्पैक्ट नहीं होगा। जितने भी इस तरीके के कंपनी होते हैं ना, जिनका जो इन्वायरमेंट के लिए हज़ार्डस होते हैं, जैसे कोई भी कोल कंपनी हो गई, कोई भी ऐसी माइनिंग कंपनी हो गई, उन सब के ऊपर इस तरीके के केसेस कोई ना कोई लगाते ही रहता है कि आपकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब केसेस इनके लिए इतना मटीरियल नहीं है। और वो जो उन्होंने रिलीज़ अपना डिक्लेयर किया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। As on the date of this DRHP, there are no litigation involving our group companies which has a material impact on our company. ठीक है, तो कंपनी के ऊपर ऐसी कोई भी केस नहीं है जो उनके ऊपर मटेरियल इम्पैक्ट करेगी। मतलब बेसिकली कि उनको ऐसा कोई भी ऐसा केस उनके ऊपर नहीं है जो उनको
फिनेंशियली या उनके कंपनी को डुबाने के लिए वो मतलब डूब जाए, ऐसा कुछ भी बहुत मेजर केस इनके ऊपर नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है, आप इग्नोर कर सकते हो। और OFS को लेके तो मैंने आपको बता ही दिया कि इनका जो OFS है वो इसीलिए ही है क्योंकि कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिनको बेचना है अपना स्टेक, और इनको IPO की फ़ंडिंग की ज़रूरत नहीं है टू सस्टेन, और इनको IPO की फ़ंडिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वो उस पैसे से अपने आप को एक्सपैंड करे, क्योंकि इनके पास इनफ पैसे हैं जिसके थ्रू वो अपने आप को एक्सपैंड कर सकती है, एंड कंपनी आगे भी अपने आप को एक्सपैंड करते रहेगी। कंपनी की जो PE रेशियो आ रही है वो 18 की आ रही है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, रुक जाओ। हाँ, तो कंपनी की PE रेशियो है आपका 18.79, जो कि अच्छा है, मतलब वैल्यूएशन वाइज ये सस्ती दिख रही है, और अर्निंग पर शेयर इसका एज़ पर 2021-24 निकल के आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा एक अर्निंग पर शेयर है। और इंडस्ट्री की, ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर हम PE रेशियो देखें तो 31 आती है, तो उस हिसाब से ये कंपनी जो लिस्ट हो रही है आज की डेट पे, जो 453 का जो प्राइस है, उस हिसाब से इसका PE रेशियो 18 पे निकल के आ रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से कम में है, यानी कि ये आपको इसमें गेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक फेयरली प्राइस्ड है, मतलब इसको हम लोग ओवर वैल्यूड नहीं बोलेंगे। जैसे पेटीएम ऑलरेडी 2150 पे उसने अपना IPO डाला था, वो इतनी ओवर वैल्यूड थी कि इन्वेस्टर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं, लेकिन इस कंपनी ने अपना PE रेशियो, मतलब अपने प्रॉफिट के हिसाब से वो अपना, उसका PE रेशियो इतना कम है कि वो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कुछ बचता है गेन होने के लिए। तो आप आराम से इसमें गेन के लिए, लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं भी इसमें अप्लाई करूँगी, और आप लोग जब अप्लाई करते हो तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक ही अकाउंट से 10 लॉट में अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। ट्राई टू गो विथ डिफरेंट डीमैट अकाउंट, अपने फैमिली मेम्बर के हर एक डीमैट अकाउंट जो अलग अलग पैन नंबर के साथ लिंक्ड है, उनके डीमैट अकाउंट से आप एक एक लॉट में अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस बढ़ते हैं वो IPO को अलॉट होने के, ठीक है। तो आपको इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो फॉर द लिस्टिंग गेन। कंपनी में ऐसी कोई एज सच बुराई नहीं है, और OFS भी इनका बहुत कंसर्निंग नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास इनफ कैश रिजर्व है, एंड कंपनी इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो इसमें OFS वाला फंडा इस कंपनी में यूज़ नहीं होगा। जो हम लोग बोलते हैं कि प्रमोटर को सिर्फ पैसे चाहिए, उसका रीज़न नहीं है इनका। तो इट इज़ फाइन, आप चाहो तो इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। और अंडर वैल्यूड भी है, मतलब फेयरली वैल्यूड बोलेंगे, अंडर वैल्यूड नहीं बोलेंगे, फेयरली वैल्यूड भी है, और इन्वेस्टर्स के पास गेन के लिए भी अच्छा खासा बच रहा है अमाउंट, और 310 का इसका GMP बच रहा है, विच इज़ अराउंड 80 to 90% का आपको अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो क्या ही बुरा है। तो आप आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, IPO में अप्लाई कर सकते हो, और लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी जब आने वाली होगी, लिस्ट होने वाली होगी, तब मैं इसका स्ट्रैटेजी बना के भी अपलोड कर दूँगी। सो ऑल द बेस्ट, आप लोग सब अप्लाई कर सकते हो। अगर जिनको लगता है वो आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, आप अप्लाई करने वाले हो या नहीं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।